भाई ने ये कहा कि जय श्री राम के नारे से विकास नहीं हो सकता, तो मैं उनको उसका जवाब देना चाहता हूं कि कभी अयोध्या फैजाबाद गए हो तो आप पता करिए 14 साल पहले वहां क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वहां राम मंदिर बनने से जो पुराने मकान और वहां की जो जमीनें थी, लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वहां टिर्री और ठेला पटरी जो चलाते हैं, आज वो 2-2 हजार रुपए कमा रहे हैं, बनवा रहे हैं। बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे। राम हमारी ये मांग है कि अगर ऐसे उद्योग का विकास हो रहा है तो ऐसे राम मंदिर इतने हजारों करोड़ से आप पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारी मांग है बीजेपी से, हमारी मांग है कि ऐसे मंदिर से अगर रोजगार हो रहा है। ये अभी कह रहे थे कि विकास अगर होता तो अभी 10 साल का हो गया होता। विकास कतई नहीं, मैं दावे से। 3 साल का हुआ है? कोई विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ विकास। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सांसद के गोद लिए हुए गांव को अगर ये बता दें तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, इससे पहले जो इनके सांसद थे उनने भी एक गांव गोद लिया था, वो भी नहीं बता सकते कि कौन सा गांव गोद लिया था। जब उस गांव का विकास नहीं हुआ तो ये कैसे गिना सकते हैं कि इटावा में सांसद ने विकास किया? कौन सा? एक मिनट इस पे बात। बहेड़ा का गांव देख के आओ, उसका आप गार्डन देखो, पूरे इटावा में नहीं मिलेगा। और सुनिए आप, जो ये बात कर रहे हैं ना कि राम की वजह से तो जो पूरी सृष्टि ही चल रही है, राम को न मानने वाली तो आज पैरों पे खड़े हैं कि राम, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इनके अलावा इनके पास कोई न शब्द है, न इनके पास कोई मुद्दा है। अगर हमारे भाइयों का बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, बॉन्ड, इनके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि इस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर जवाब नहीं दे पा रहा। आप आज हमारे सामने कैमरा लगाए हैं, लोगों के सामने कैमरा लगाए, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, और इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि सरकार बदलने दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान देखिए, इन्हीं का सांसद कह रहे हैं जेल जाएंगे नरेंद्र मोदी, इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है इस देश में। जब इतना बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री, इनके वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये हम लोगों को बता रहे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा विकास का इन्होंने कार्य कर दिया जो ये यहाँ कह रहे हैं? विकास की अगर बात आए, विकास की अगर देखिए, देश के प्रधानमंत्री को छोड़िए, भारत का एक भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने को तैयार है कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता जी। जैसे हमारे भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं जनता के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो वो नीचे पहुंचते 10 पैसे रह जाता है। आप देखिए आज आदरणीय मोदी जी की सरकार में कितना सुधार आ रहा है कि अगर वो 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास वो रुपया जाना है पूरा 1 रुपया उसके पास पहुंचता है। ये जो बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पे खुलवाए थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इतने गरीब लोगों के अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, इसका क्या होगा? आज वो अकाउंट उन्हीं लोगों के लिए काम आ रहे हैं। गैस सब्सिडी उनके पास जा रही है, मकान बनवाने का पैसा उनके पास जा रहा है। जितनी एक मिनट जितनी भी योजना से बता जितनी भी योजना है, अभी आप बोल रहे थे हम बीच में नहीं बोले, अभी आप बोल रहे थे हम बीच में नहीं बोले। अरे भैया, उसके आपके पास जवाब लेने जाएंगे ना तो जब बात ही खत्म नहीं करिए। मैं जब तक नहीं बोल पाया, बताइए, आप पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं तो ये पूछने आया था कि इटावा में जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप लोग किस मुद्दे को लेकर जनता से बात कर रहे हैं? मेरा मुद्दा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल विकास की बात करते हैं। उससे पहले उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय नेताजी, जिन्होंने विकास की बात की और विकास को करके दिखाया, नौजवान, किसान, मजदूरों के हक में फैसला लेके दिखाया, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आज इटावा में जो भी देख रहे हो, कहने की तमाम बातें हो, ये सारा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, स्वर्गीय नेताजी का है। ये हमारे मित्र साथी हैं, हमारे इटावा के रहने वाले हैं, ये सब जानते हैं। इटावा से बाहर जाते हैं, बंबई में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, केरल में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, और जब कहीं दिक्कत आती है तो यही लोग बड़े सहजता से कहते हैं कि मैं इटावा का सैपई का रहने वाला हूं। ये विकास है, ये समाजवादी पार्टी ने धरोहर दी है इटावा के लिए। इस धरोहर को कोई नकार नहीं सकता है, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बीजेपी के मित्र हो, चाहे कोई रहे हो। जहां तक
एक पुल की बात करते हो। केवल नफरत फैलाना, देश भावना के साथ काम करने का अगर किसी को अगर आता है तो केवल बीजेपी पार्टी है। रामनगर फाटक पे पुल बन रहा है, सारे हाथ उठ गए हैं आपके साथ। हमारी पार्टी का स्वीकृत किया हुआ पुल आज बन रहा है, लेकिन हमारी पार्टी ने वहां पे स्वीकृत किया था तो इटावा का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है सिविल लाइन, जहां पे डीएम आवास भी है, कचहरी भी है, सारे अफसर है, वहां पे आरओ भी नहीं होना चाहिए था, ओवर ब्रिज होना चाहिए था। जिन्होंने आज एक ऐसी व्यवस्था करती है कि जिंदगी बस समस्या रहेगी। आप दिल्ली में देखते हैं, बम्बई में देखते हैं, इस तरीके से कई पुल बनते हैं, उतार चढ़ाव। लेता हूं जवाब, वो भी जवाब ले लेता हूं जो अब तक बात नहीं कर पाए। हाँ, एक बार जो अब तक बात में चर्चा में नहीं आ पाए। इस देश में अभी तक जो चर्चा होनी चाहिए उस विषय पर चर्चा नहीं की जा रही है। इस देश में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर हुकूमत की तो कांग्रेस ने की, उसके बाद बीजेपी सरकार ने दी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने की। इस देश में मूल निवासियों की कभी किसी ने बात नहीं की। जैसे बीजेपी के छापनाथ है, ऐसी समाजवादी पार्टी के नागनाथ है, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी भी प्रमोशन के बिल में इन्होंने हमेशा फाड़ने का काम किया, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो उन्नति में प्रमोशन था उसको काम करने का, बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश गवर्नमेंट ने किया। मैं इस इटावा के सांसद से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बाबा साहब ने जो सुरक्षित सीटें दी थी वो किस लिए दी थी? वो इसलिए दी थी कि आप जिस समाज से चुन के जाते हो उस समाज की प्रतिनिधित्व आप लोकसभा में करेंगे। आपने एक भी बार लोकसभा में जो उठाकर मुद्दा उठाया है कि शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के लोगों को कहां पर रहना है, प्रमोशन में नौकरियों में पूरा आरक्षण आजकल मिला है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसको लोकसभा में फाड़ने का काम अगर किसी ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था। और इस बात को अगर किसी भी पार्टी ने काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीब कमजोर और बेसहारा लोगों की हमेशा काम कर रहा। क्योंकि अगर इस देश में शिक्षा का सबसे विकास अगर किसी ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और यहाँ तक कि अगर किसी गरीब आदमी को अगर जीरो बैलेंस पे उसको बीएड, बीटीसी और एमटेक का काम कराने का काम किया था, वो बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में हुआ था। आज किसी भी पार्टी का उठा के देख लीजिए, किसी समाज ने अगर किसी ने कहा हो कि इस गरीब के तबके के बच्चे को पढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था और किसी ने नहीं दिया था। आपने अपने मुद्दे तमाम रखे। समाजवादी पार्टी ने ये किया था कि बीएसपी को 0 से उठा के 10 पे पहुंचा दिया था और बीएसपी आज फिर नीचे आ गई। और बीएसपी के काशीराम जी को माननीय नेताजी ने टिकट देकर यहाँ से जिताया था और आज बीएसपी ने किया क्या? टिकट बेचे हैं, एक भी सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, कहीं है नहीं। बी टीम बन के काम कर रही है, पूरी बी टीम, पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन आपको 0 से लेके 10 सांसद समाजवादी पार्टी ने दिए, बदले में आपने हमारे 7 से 5 ही कर दी। आपके सारे सहयोगियों के साथ ही हो रहा है। पश्चिम चले जाइए, वहां पर भी एक सहयोगियों को सांसद दिए, वो भी कहीं और चले गए। हाँ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्यों? उम्र से ही तजर्बा आता है। अच्छा, अब वो तजुर्बा आ गया है जी। जैसे अभी खुद कबूल किया भाई साहब ने, उम्र से ही तजुर्बा आता। अभी तक तजुर्बा शायद अखिलेश यादव को था नहीं, जहां तक की बात है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मायावती जी की जान बचाने वाले कौन थे गेस्ट हाउस काउंट में? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। अगर वो कह रहे हैं कि 10 तक पहुंचाया, तो जब मायावती जी रहती ही नहीं तो कहां कौन पहुंचा पाता? कौन से गठबंधन होते? तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें बचाया था, कोई भी आगे बढ़ के नहीं आया था। बात आरक्षण की थी, चली गई गेस्ट हाउस का अंडर। नहीं, मैं ये कहना चाहता अभी भाई साहब अभी हमारे पर जो आरोप लगा साक्षी महाराज पे लगा, वो कर रहे थे कि एससी और एसटी के लिए सरकार ने क्या किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी का विचार जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उतना किसी ने नहीं किया। 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। किसान सम्मान निधि देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। 2.5 लाख के आवास जो दिए गए हैं, जो बरसात में छतें टपकती थी, उनको पक्का मकान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। यही नहीं, राशन मिल रहा है, याद दिलाना पड़ता है। जो साहब, ये चुनाव जो है, ये चुनाव सिर्फ राष्ट्रीयता पे है, भारत की अस्मिता पर है, एकता पर है, अखंडता पर है। आपके हिस्से के मुद्दे वही है। जो सीमाओं को बचाएगा वो रहेगा। मोदी जी ने देश के
विकास में और देश की रक्षा के लिए जो काम किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने करके अपने जवानों का जो बदला लिया, वो जीतेगा। और वही ठीक मजहबी बात हमने की ही नहीं, इतनी अकल हम में थी ही नहीं। ये केवल मजहबी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा लेते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने पूरी डिजिटल इंडिया की बात की, उसको लाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी, जो पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन हुआ है। आप पुराने इनके जितने घोषणा पत्र उठा लिए, पुराने घोषणा पत्र उठाइए, उसी पर तो हम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे ना। आप देखिए उन्होंने क्या वादा किया था, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, कहाँ है आज? वो सारे नारे भूल गए। इंडिया यही तो है। अभी फिर आप बोले डिजिटल इंडिया, ये और वो तक पहुंच गए, फिर आप ये और वो तक पहुंच गए। ये अभी डिजिटल इंडिया के बाद, इसके बाद बात कर रहे हैं आप ही के साथी साहब, आप ही के साथी। क्या वो अच्छी बात नहीं करते? संविधान की बात वो अच्छी बात नहीं करते। मैं संविधान की बात सुन लीजिए। संविधान 391 अनुच्छेद से लेके आप बीएसपी के हमारे मित्र कह रहे थे 391 अनुच्छेद से लेकर 394 तक में संविधान बदल दिया गया है। ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। जो विस्तार बना है वो, और जो संख्या बढ़ने वाली है वो, उसमें आरक्षण नहीं होगा। और उससे आप देखना क्या होगा, दलित वंचित समाज की बात आप देख लीजिए। और धारा अनुच्छेद 360 के द्वारा पूरे संविधान को बदल दिया जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और इसकी तीसरी बात, सरकार का दावा। मैं संविधान की बात करना चाहता हूँ। अभी हमने सीए बिल लागू किया, नागरिकता संशोधन कानून। एक बात बताइए आप, जो हमारे पाकिस्तान में लोग जो थे, पारसी थे, सिख थे, जैन थे, वो इतने लोग थे, अगर वो हमारे देश में आकर रह रहे हैं और उनको हम यहाँ पर उन्हें मूल निवासी बनाना चाहते हैं, तो सीए के विरोध क्यों? वो आपके लोग नहीं है क्या? वो आप लोग के लोग नहीं है क्या? आप महिला आरक्षण की बात करते हैं। एक मिनट आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए यार, सुनिए। वो नहीं हो पाता। अच्छा सुनिए, ऐसा है, ये कहा सीए का कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा। बात ये है कि आपने कहा पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको आप ले रहे हैं किसे, मजहब के हिसाब से, कि जो अन्य मजहब हैं केवल एक मजहब को एक्सक्लूड कर रहे हैं। देखिए दुनिया में कहीं एक मिनट आप एक मजहब के निशाना बनाते हैं और उसको ध्यान में देते हैं, और बाकी मजहबों को लेके आप ड्रामा खड़ा करते हैं। और जब किसान आंदोलन करता है तो उनको भी आप कुछ कहने लगते हो, है ना। मैं बहुत अच्छी बात, पसंद नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा कहूं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि आप श्रीलंका के बारे में क्यों नहीं कहते। वो तमिलियन जाफना में है, उनके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा आज तक। वो नहीं मारे गए क्या? वो सिंगालियों ने नहीं मारे क्या? आप उसके बारे में क्यों नहीं बोले? आपने वहां के लिए कोई क्यों नहीं रखा? इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए इनकी मंशा है जो ना बड़ी ही खतरनाक नजर आती है, और ये देश को तोड़ने वाली है। ठीक है, मैं एक पक्ष आपका हर दल से एक बार होकर फिर मैं आप पर भी आ रहा हूँ साहब। क्योंकि इस टाइम जो मीडिया के बंधु और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज बीएसपी को हाशिए पे दिखाया जा रहा है, परंतु बहुजन तो साहब आपके पास माइक लेकर आऊं और आरोप आप हम पर लगा दें। ये माइक इसलिए आपको हम कहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, ये गरीब तबके की धन्ना सेठों की नहीं है। अगर किसी में आपको अभी आपने उठाकर देखा होगा, अगर किसी ने चंदा दिया है तो सबसे ज्यादा बीजेपी को, उसके बाद कांग्रेस को, इसके बाद समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को किसी ने नहीं दिया है। और जो भी विकास कानपुर देहात से अलीगढ़ तक दिखाई दे, एक एक ईंट, खिड़की, दरवाजे सब नेताजी के देने, और जिनका सेना में इटावा की सीट बिकी, आप देखिए जिसका इटावा की सीट बिक रही है। कल बदली गई है, मैनपुरी की टिकट कल बदली गई है। यही बताया जा रहा है कि वो ज्यादा देके आ गया। अच्छा मैनपुरी की जोड़िए, आज फिरोजाबाद की बदली गई, उसने भी ज्यादा रुपया दे दिया। अच्छा सीट तो समाजवादी पार्टी ने भी खूब बदली, ये भी तो खूब बोला जा रहा है। हमारे ऊपर रुपया दे, कोई आरोप ये नहीं लगता कि रुपए से देते। हम कंफ्यूजन क्यों रही? मैं तो कंफ्यूजन पूछ रहा हूँ, ये कंफ्यूजन क्यों रही कि एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया? नहीं, उसकी तो बात ही है ना, जात समीकरण के आधार पर हम लोगों की आंतरिक रिपोर्टें पहुंचती हैं, पर्यवेक्षक जाते हैं, जिले में सर्वेक्षण करते हैं, तो जो ये तो नहीं कर रहे हैं सर। तो लोगों ने कमेटी ने मांग की, वो भेज दिया। उसका जब सर्वेक्षण हम लोग को पता चला, आप कह रहे गरीब की बेटी हो, हिंदुस्तान में नोटों की माला बहन जी के अलावा किसी ने पहनी है? अभी मेरे भाई बीजेपी के भाई, आपके लिए प्रतिद्वंदी नंबर 1 कौन है, वहाँ या यहाँ? मेरे लिए प्रतिद्वंदी है, हमारे लिए सुनिए, मेरे लिए प्रतिद्वंदी है ये फासिस्टवादी ताकतें जो देश को तबाह और तोड़ने का काम करना चाहती है।
हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, बाकी सारी चीज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।